ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का ब्लिच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 3। ओ सॉरी गाइस, ये तो अपना हेल आर्क है। गाइस, इससे पहले कि अपन हेल आर्क को शुरू करें, अपन लोग एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। गाइस, मेरी एग्जाम के चक्कर में मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए, इसीलिए मैंने हेल आर्क को ही एक्सप्लेन कर दिया। गाइस, अपने ब्लीच के कुछ नॉवेल्स है जिनकी स्टोरी अपने 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क और हेल आर्क के बीच की है। गाइस, हेल आर्क से पहले मेरा मन था कि नॉवेल्स एक्सप्लेन कर दिया जाए, लेकिन मेरे को ठीक से रिसोर्सेस नहीं मिल रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें स्किप कर दिया है। अगर नॉवेल्स के लिए ज्यादा ही कमेंट आते हैं तो मैं उन्हें एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारियां, डिटेल्स वगैरह निकाल। हाँ गाइस, स्टोरी जरूर से थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन उतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा बहुत अपन सह लेंगे। इसी के साथ गाइस, एक और आखिरी इंपॉर्टेंट बात कि मुझे इस मांगा के लिए कलर पेजेस ही नहीं मिले, इसीलिए अपन को ब्लैक एंड व्हाइट से ही थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। गाइस, कुछ पेजेस है जिनका कि कलर मेरे को मिल गया था, वो पेज में डाल दूंगा। और इसी के साथ गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अपन ने पिछले आर्क में देखा, इचिगो और आइजन की बहुत ही भयंकर फाइट युहाबहा से हुई थी। हालांकि गाइस, अपन को आइजन का ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, लेकिन जितना भी मिला वो काफी था। बंदे ने लिटरली युहाबहा को अपनी क्योका स्विगेत्सु में फंसाकर पूरी तरीके से मार दिया था, लेकिन गाइस वो अपनी पावर्स ऑलमाइटी और फ्यूचर वाली पावर्स के चलते वापिस अपने आप को रिवाइव कर लेता है, जिसे कि फाइनली इचिगो दोबारा से मार देता है ओरियो की मदद से। और इसी के साथ गाइस, 10 साल के लिए टाइम स्किप हो जाता है, जहां पर हम दोबारा से आइजन को देखते हैं जो कि मुकेन में ही कैद होता है। गाइस, मेरे को लगा नहीं था कि सोल रिपर्स दोबारा से आइजन को मुकेन के अंदर कैद कर देंगे। इस बात के गाइस दो सिनेरियोस हो सकते हैं, क्योंकि युहाबहा ने आइजन के ऊपर बहुत ही भयंकर अटैक कर दिया था, इसीलिए आइजन कमजोर हो गया था। इस वजह से सोल रिपर्स ने उसको आसानी से कैद कर लिया, या फिर ये सब भी भाई साहब आइजन का ही प्लान है। इस वाले आर्क या फिर वन शॉट मांगा के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में हमें किसी की आवाज सुनाई देती है। गाइस, शायद से ये वाली आवाज अपने काजुई की है। वो आवाज कहती है, जब मैं छोटा था मेरे पास 2 गोल्ड फिश हुआ करती थी, मुझे अपनी पसंदीदा चीजें बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, लेकिन एक दिन जो बड़ी वाली गोल्ड फिश थी वो मर गई। जो बची हुई एक गोल्ड फिश थी वो बहुत ही अकेली महसूस होती थी। ये नजारा देखकर मैं खुद भी अकेला महसूस करने लग जाता था। लेकिन फिर एक दिन जो छोटी वाली गोल्ड फिश थी, जिसे कि मैंने सोचा था कि अब ये बढ़ना बंद हो चुकी है, उसने ग्रो होना शुरू कर दिया और दिन प्रतिदिन और ज्यादा विकसित होने लग गई। ये देख के मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून मिला और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ कि बड़ी वाली गोल्ड फिश मर गई। इतने में ही गाइस, इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं ओरिहिमे को अपने घर काराकुरा टाउन के अंदर। यहाँ पर काजुई सो रहा होता है, जिसे कि ओरिहिमे देखने आती है। ओरिहिमे अपने आप से कहती है, लगता है आज ये जल्दी सो गया। यहाँ पर कौन भी सोया होता है। ओरिहिमे कौन से भी थैंक यू कहती है काजुई के साथ आज भी खेलने के लिए। जैसे ही ओरिहिमे यहाँ से जाती है, हम देखते हैं भाई साहब ये दोनों के दोनों अपनी आंखें खोल लेते हैं। काजुई खिड़की से कहीं पर जाने लगता है। कौन से चिल्लाकर कहता है, ओए रुको वहीं पर। काजुई कहता है, क्या? कौन कहता है कि ये क्या, मुझे मत सुनाओ, तुम कल के दिन मुश्किल में पड़ गए थे, इसीलिए चुपचाप आज के दिन सो जाओ। इसका मतलब गाइस, काजुई अक्सर घर से चला जाता है ओरिहिमे को चूना लगाकर। काजुई कहता है, लेकिन मैंने आज भी जाने का प्रॉमिस किया है। कौन कहता है, तुमने अपनी मॉम से भी प्रॉमिस किया है जल्दी से सो जाने का। अब मुझे ये बताओ कौन सा प्रॉमिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काजुई सोचकर कहता है, जो प्रॉमिस मैंने पहले किया था वो वाला। कौन कहता है, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, लेकिन तुम बहुत ही बड़े सिर दर्द हो, मुझे तुम्हारे पहले वाले प्रॉमिस की कोई परवाह नहीं है। कौन के इतना कहते ही काजुई यहाँ से जंप लगा देता है और कहता है, अगर तुम नहीं भी आओगे तो भी चलेगा। लेकिन फिर भी कौन भी पीछे से जंप लगा देता है और कहता है, रुको मेरे लिए, मैं भी चल रहा हूँ। और इसी के साथ गाइस, हम देखते हैं ये दोनों किसी न किसी तरीके की मछलियों के ऊपर जंप लगा देते हैं। और गाइस, ये शायद वही मछलियां हैं जिनके बारे में काजुई की पहले आवाज आई थी। काजुई कौन से कहता है कि तुम्हें सोने का ही नाटक करना चाहिए था ताकि तुम्हें कोई नोटिस ना करे। कौन कहता है, हाँ मुझे भी वही करना चाहिए था। और इसी के साथ गाइस, हमें एक जगह पर रोने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि रो रहा होता है। यहाँ पर इस बंदे के पास काजुई और कौन भाग कर आते
करते हैं। काजुई कहता है कि मिस्टर मैं आ चुका हूँ यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। कौन कहता है? मिस्टर रोतड़ू बच्चे जैसे आदमी। और गाइस ये बंदा कोई रैंडम ह्यूमन नहीं है, ये बंदा एक भटकती हुई आत्मा है। ये आदमी इन दोनों को देखकर काजुई का नाम लेता है और कहता है कि तुम लेट हो। ये बंदा रोते रोते ही कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अकेला था और मैंने तुम्हें कल कहा है कि मैं कोई मिस्टर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ 15 साल का हूँ। कौन कहता है? ये बच्चे जैसा रोतड़ू आदमी अपनी एज झूठी बता रहा है। ये आदमी चिल्लाकर कहता है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वो कौन के लिए कहता है कि ये किस तरीके का बोलने वाला खिलौने वाला जानवर है। काजुई इस आदमी से कहता है सुनो मुझे माफ करना लेकिन मैं कल के दिन नहीं आ पाऊंगा। ये आदमी कहता है क्या? नहीं, ऐसे में तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। काजुई कहता है इसीलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जहाँ पर तुम अकेले नहीं पड़ोगे। इसी के साथ गाइस अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों कहीं पर जा रहे होते हैं जो कि गाइस जापान में एक मंदिर जैसी जगह है। यह आदमी कहता है कि एक मंदिर। काजुई कहता है नहीं, इससे आगे की ओर। काजुई यहाँ पर मौजूद झाड़ियों को हटाता है जिससे कि ये तीनों लोग यहाँ पर अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पर जाते के साथ यहाँ पर ये कोई ऐसी चीज देखते हैं। कौन इसे देखकर कहता है कि ये क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है। काजुई कहता है कौन, क्या तुम इसे पहली बार देख रहे हो? ये इतनी भी ज्यादा डरावनी नहीं है, देखो इसे। इसी के साथ गाइस काजुई अपने आप से कहता है कि अब तुम्हें 3 बार तालियां बजाने की जरूरत है। और गाइस जैसे ही वो तालियां बजाता है यहाँ पर हम एक अजीब सी चीज को देखते हैं। काजुई कहता है अब तुम्हें 2 बार झुकना है और 1 बार और आखिरी में ताली बजानी है। और इसी के साथ गाइस हम देखते हैं जैसे ही काजुई ये वाला काम कर देता है जो कि किसी रिचुअल जैसी लगती है, यहाँ पर किसी तरीके का गेट या फिर किसी तरीके के मॉन्स्टर का मुंह खुलने लगता है। ये देख के कौन और ये आदमी घबराए हुए होते हैं। काजुई कहता है देखो इसी के अंदर है। काजुई हंसते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक है, सारे लोग इसी के अंदर है। और इसी के साथ गाइस सीन शिफ्ट हो जाता है 3 घंटे पहले सोल सोसाइटी के अंदर। यहाँ पर रास्ते में हम इचिका को कहीं पर जाते हुए देखते हैं। इचिका चिल्लाकर कहती है टीचर गुड मॉर्निंग। और गाइस इचिका फिलहाल में मादारा में मार्शल आर्ट्स डोजो में पहुंच चुकी है, यानी कि अपने इकाकू का डोजो। इकाकू बहुत तेज चिल्लाकर गुस्से में कहता है ओए इचिका तुम बहुत ही लेट हो। इसी के साथ इचिका इकाकू के ऊपर जंप करके अटैक कर देती है जिसे कि इकाकू ब्लॉक कर देता है। इचिका नहीं रुकती, वो बहुत सारे अटैक इकाकू पे करती है, लेकिन ऑफकोर्स सी बात है बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ इकाकू उन सारे अटैक से बच जाता है। इसी के साथ इचिका जंप करके एक छत पे जाकर खड़ी हो जाती है और वहां से कहती है ऐसा लगता है कि तुम पहले से बेटर हो चुके हो टीचर। इकाकू चिल्लाकर कहता है चुप रहो छोटी छुचुंदर, मैं तो हमेशा से ही बेटर हूँ, मैं टीचर हूँ। देख रहे हो गाइस पक्का ये रेंजी की ही बच्ची है, मतलब ये खुद थोड़ी ना सीखने आई है यहाँ पर तो ये अपने टीचर को सिखाने आई है। इकाकू कहता है कि वहाँ पर खड़े खड़े पोज देना बंद करो और यहाँ पर नीचे आओ, इससे पहले कि मैं खुद वहाँ पर आऊँ और तुम्हें नीचे गिरा दूं, तुम छोटी छुचुंदर कही की। इचिका कहती है कि तुमने मुझे छोटी छुचुंदर कहा, वो भी 2 बार। तुम्हें पता है तुम वो अकेले इंसान हो जो कि मुझे ऐसा कह सकता है। इकाकू चिल्लाते हुए कहता है अच्छा इससे तो मैं कोई स्पेशल बन गया, थैंक यू, तुमने बहुत चटर पटर कर ली है, अब फटाक से नीचे आओ छोटी छुचुंदर। इचिका कहती है लेकिन ये खतरनाक होगा अगर मैं यहाँ से जंप करती हूँ। और गाइस इतना बोलते ही हम देखते हैं ये लड़की यहाँ से फिसल जाती है। इकाकू घबरा कर कहता है ओए बेवकूफ कहीं की, ध्यान रखो। लेकिन इतने में ही इचिका इकाकू के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है पकड़ लिया। इकाकू उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और कहता है ना मुन्ना ना, तुमसे ना हो पाएगा। इचिका अभी भी अपनी जी जान लगाए ही जारी होती है। इकाकू कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा खेल खत्म नहीं हुआ? इकाकू पूछता है क्या तुम वर्ल्ड ऑफ लिविंग घूमने नहीं गई? इचिका थोड़ा सा शर्माते हुए जवाब देती है कि नहीं मैं नहीं गई, उन लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं सिर्फ तभी जा सकती हूँ जबकि मेरी लंबी छुट्टियां रहेगी। इकाकू कहता है ये तो शर्म की बात है, क्या तुम इचिगो के बच्चे से नहीं मिलना चाहती? इचिका चिल्लाकर कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, काजुई और मैं बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, ठीक है ना, तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ टीचर हो, एक असली के बेवकूफ। गाइस इतना बोलते बोलते इचिका बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी होती है। अब इसके ऊपर गाइस मैं क्या ही कह सकता हूँ यार, इचिका तो एकदम छोटी बच्ची है 7-8 साल की। चलो जो भी है आगे देखते हैं क्या होता है, किन चीजों का खुलासा होता है। इसी के साथ गाइस हम देखते हैं एकदम से यहाँ पर यूमिचिका आ जाता है और कहता है ओए क्या तुम दोनों अभी भी वहीं पर हो? इचिका यूमिचिका से कहती है गुड मॉर्निंग, तुम हमेशा की तरह बहुत
बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। यूमिचिका कहता है तुम खुद भी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। और भाई साहब यूमिचिका भी इचिका के गुस्से को बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर लेता है। जैसे ही यूमिचिका इकाकू की तरफ मुड़कर देखता है, इकाकू कहता है मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम अभी भी उसी पर है, ये तो सिर्फ अभी अभी यहाँ पर आई है। यूमिचिका कहता है मुझे पता था कि तुम भूल जाओगे। इसी के साथ भाई लोगों सीन रेंजी पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपने फोन पे किसी से बात कर रहा होता है। फोन में से किसी की आवाज आती है। गाइज मेरे को फिलहाल में नहीं पता कि ये आवाज किसकी है। फोन वाला बंदा कहता है कौन सो रेसे। रेंजी बताता है हाँ ये सेरेमनी हम उन कैप्टन्स के लिए मनाते हैं जो कि शहीद हो जाते हैं। उन कैप्टन्स के फ्यूनरल के 12 सालों बाद इस सेरेमनी यानी कि गाइस कौनसो रेसे को मनाया जाता है। ये बात सुनकर फोन वाला बंदा कहता है ये क्या है, ऐसा कुछ तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। रेंजी बताता है मैं भी इसे पहली बार ही करूंगा। आफ्टर ऑल ज्यादा कैप्टन्स थोड़ी ना मरते हैं बैटल्स के अंदर। रेंजी बताता है हम लोग ये चीज पहले से ही हेड कैप्टन यामामोटो के लिए कर चुके हैं और कैप्टन उनाहना के लिए भी, और जो इस बार होने वाली है ये कैप्टन उकीटाके के लिए है। फोन वाला बंदा कहता है तो तुम सेरेमनी के लिए क्या करने वाले हो। रेंजी कहता है हम वर्ल्ड ऑफ लिविंग में से एक होलो को पकड़ेंगे और उस होलो को कैप्टन उकीटाके की ग्रेव के सामने मारेंगे। गाइस अब तक की बातों से मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बंदा अपना इचिगो है। और एक बात याद रखना कि ये सीन 3 घंटे पहले का चल रहा है। फोन वाला बंदा कहता है कि तुम लोग क्या करने वाले हो, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि सोल सोसाइटी में और इस तरीके की चीजों को अच्छा माना जाता है। रेंजी कहता है ये तो एक पुरानी रीति रिवाज है और मुझे ये बताओ कि ये चल क्या रहा है, तुम फिलहाल में हो कहां पर, इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों हो रहा है। इसी के साथ भाई लोगों हम लोग इचिगो को देखते हैं। इसका मतलब रेंजी इतनी देर से इचिगो से ही बात कर रहा है। इचिगो कहता है अच्छा, और वो बताता है कि जो केगो है उसने एक नई रामेन की शॉप खोली है, उसे अपनी दुकान में थोड़ी सी भीड़ चाहिए क्योंकि उसके पास उसके कोई कस्टमर्स नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि उसे जाकर ट्राई किया जाए। गाइस जो केगो की दुकान का नाम है उसका नाम कुछ अजीबो गरीब है। उसकी दुकान का नाम है विल पावर रामेन, इसी से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। रेंजी कहता है कि ये किस तरीके का बेतुका नाम है। इचिगो कहता है कि केगो से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, उसके पास और कौन सा सेंस है पहले से ही। पीछे से केगो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं कर रहा हूँ, बस ये होने ही वाला है। तभी यहाँ पर मिजुरू बैठा होता है। मिजुरू केगो से कहता है कि सर प्लीज आप अपनी बातचीत बंद कर सकते हो, आप अपनी बातों से बाकी कस्टमर्स को अनकंफर्टेबल कर दोगे। केगो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई भी कस्टमर्स नहीं है। भाई साहब मिजुरू बहुत ही मजे लेता है। मिजुरू कहता है कि सर आपकी बकवास बंद कराने का ये एक तरीका है। केगो कहता है कम से कम जब तक कस्टमर्स आसपास नहीं है तब तक के लिए तुम मुझे मेरे नाम से ही बुला सकते हो। हम रेंजी को देखते हैं जिसके फोन में से आवाज आती है कि एक रामेन आ चुका है। इचिगो कहता है कि मेरा रामेन आ चुका है इसलिए मैं अब फोन रख रहा हूँ। रेंजी चिल्लाकर कहता है ओए रुको रुको, मैंने तुम्हें कॉल किया है इसीलिए अभी मत रखो। इचिगो कहता है हाँ सही कहा, तुमने ही किया है, तुम्हें और क्या चाहिए, क्या हुआ बताओ। रेंजी कहता है कि मैं ये कह रहा था कि मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ। इचिगो कहता है क्या होलो किलिंग फेस्टिवल में। रेंजी कहता है कौनसो रेसे में नॉर्मली सिर्फ कैप्टन्स ही ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन तुम कोई बाहरी आदमी नहीं हो। जब कैप्टन उकीटाके की बात आ रही हो तो उन्होंने सोचा कि तुम भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। इचिगो कहता है तुम्हारा उन्होंने से क्या मतलब है, क्या तुम्हारा मतलब कैप्टन सुनस्यू से है। रेंजी एक स्माइल के साथ कहता है हाँ कैप्टन सुनस्यू और रुकिया ने। इसी के साथ गाइज यहाँ पर रुकिया की भी एंट्री हो जाती है। रुकिया आते के साथ कहती है क्या ये इचिगो है ना, ये क्या है, कितना ज्यादा अमेजिंग है, तुम तो उसका चेहरा भी देख पा रहे हो। तो यही सोल रिपर्स के नए वाले वोकी टोकी है ना। गाइस बेचारी गरीब लड़की ने जिंदगी में पहली बार कोई स्मार्टफोन देखा है। इचिगो कहता है क्या रुकिया, क्या तुम्हें अभी भी पुराना वाला डिवाइस ही मिला है। रुकिया कहती है कि मेरा पुराना डिवाइस ही अच्छे से चल रहा है तो मुझे नए की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर तुम इससे एक दूसरे का चेहरा देख पा रहे हो तो ये अलग बात है। ये सचमुच में बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा है। बाय द वे ओरिहिमे कहाँ पर है, क्या वो उधर की साइड है। गाइस रुकिया ऐसे बोलते बोलते मोबाइल को घुमाने लग जाती है। गाइस एकदम किसी वीआर की तरह। इचिगो बताता है कि इसे घुमाने से तुम उसे नहीं देख पाओगी, वो तो अपना काम कर रही है कपड़े धोने का। रुकिया कहती है तो तुम इस तरीके के हस्बैंड हो जो कि घर का काम अपनी वाइफ के भरोसे पे छोड़ देता है। मुझे पता है कि क्या चल रहा है, तुम दोनों कुछ इस तरीके के कपल्स हो जो कि एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी एक दूसरे से तुम पूरी तरीके से पराये हो। तुम्हें नहीं पता कि तुमने इस तरीके की सोच और
भावनाओं के चलते अपने घरेलू आनंद को खो दिया है। भाई साहब ये क्या सुनने को मिल रहा है? रुकिया ये सब क्या बोले जा रही है? गाइस 100% बस ये इचिगो की टांग खींच रही होगी। इचिगो बेचारा चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और तुमने ऐसी बातें कहां से सीख ली है। रुकिया बताती है हमें सोल सोसाइटी के अंदर अभी अभी टीवी नाम की कोई चीज मिली है। अब हम वर्ल्ड ऑफ लिविंग के शोज को यहाँ पर बैठे बैठे देख सकते हैं। भाई लोग ये क्या होते जा रहा है? ये सोल सोसाइटी किस ओर जा रही है? गाइस रुकिया को भी बीमारी लग चुकी है लड़कियों वाला सीरियल देखने की। इसी के साथ गाइस इचिगो कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी ऐसी फीलिंग मिलेगी कि मैं पेरेंट बन जाऊंगा और अपने बच्चे को बोलता रहूंगा टीवी देखना बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। तो अब और तुम्हें सोल सोसाइटी के अंदर टीवीज मिल चुकी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। रेंजी कहता है वॉर के बाद में उराहरा ने डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ काम करना शुरू कर दिया और गाइस ये डिपार्टमेंट अपने कैप्टन कुरोसुची का है। रेंजी कहता है कि वो ये सब सारे रेसी डिवाइसेस बना रहे हैं। गाइस इससे एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि अपने उराहरा को कुछ नहीं हुआ है, अपने उराहरा जिंदा है। इचिगो कहता है ओ उराहरा को तो मानना पड़ेगा, वो सचमुच में कुछ तो है। भाई साहब हम देखते हैं इचिगो के इतना बोलते ही रेंजी और रुकिया के पीछे एकदम से ही कहीं से कैप्टन कुरोसुची आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। मतलब दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं कि ये बात ऐसी है जिसे कि मैं अनसुनी नहीं कर सकता। रेंजी पूछता है कैप्टन कुरोसुची आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कैप्टन कुरोसुची कहते हैं सेरेटे के डेवलपमेंट के लिए सारी की सारी चीजें मैं ही बताता और कहता हूँ, उसे तो बस अच्छी चीज का कोई टेस्ट ही नहीं है। जितना भी मैं अच्छा काम करता हूँ वो उसे वापस अंडू कर देता है। यानी कि गाइस यहाँ पर वो अपने उराहरा की बात कर रहे हैं, कैप्टन कुरोसुची। रुकिया कहती है नहीं रेंजी ये तो कैप्टन कुरोसुची की रियल बॉडी है ही नहीं, ये तो एक इमेज है जो कि उस बग के अंदर से आ रही है। मतलब गाइस इन लोगों ने होलोग्राम को भी मतलब डेवलप कर लिया है। रेंजी उस कीड़े को देखकर कहता है वो क्या चीज है, कितनी ज्यादा भद्दी है। रेंजी कैप्टन कुरोसुची से कहता है कि तुम और इसे अच्छा टेस्ट कहते हो। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं यही आने वाला फ्यूचर है, अगर तुम इस बग को खत्म भी कर देते हो तो मैंने पहले से ही दूसरे बना कर रखे हैं इसकी जगह लेने के लिए। रेंजी कहता है ये तो उसी तरीके की बातें हैं जो कि कैप्टन कुरोसुची हमेशा बैटल के दौरान कहते हैं। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं कि मैं तुम्हें इधर भी सुन सकता हूँ, इसीलिए तुम अपने मुंह के ऊपर लगाम लगा के रखना। और इसी के साथ भाई साहब यहाँ पर जगह जगह पर चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं फोर्थ स्क्वाड का सीन। भाई लोग जो अपन को लास्ट में 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में जो सफेद बालों वाली कैप्टन दिखी थी वो अपनी इजाने है, यानी कि कैप्टन उनाहना की ल्यूटिनेंट। कैप्टन उनाहना की जगह अब इजाने ने ले ली है, यानी कि इजाने अब कैप्टन है। इजाने घबराकर कहती है कैप्टन कुरोसुची आई एम सॉरी। यहाँ पर हनातोरो भी होता है जो कि कैप्टन इजाने के साथ ही बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि गाइस एकदम से ही कैप्टन कुरोसुची जैसा बंदा अगर इन लोगों के सामने आ जाए तो ये तो बेचारे घबराएंगे ही ना। कोतेत्सु कैप्टन इजाने और हनातोरो से कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और गाइस कोतेत्सु वही बंदा है जिसे कि मैं कैप्टन उकीटाके का ल्यूटिनेंट समझता था, लेकिन ये ल्यूटिनेंट नहीं है, ये स्क्वाड 4 का मेंबर है और बेचारे कैप्टन उकीटाके का फैन था। तभी एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्क्वाड 4 के बैरेक का सीन अपने कैप्टन सिंजी के पास। कैप्टन सिंजी कहते हैं अच्छा एक होलोग्राम, इसे मैंने पहली बार देखा है, इसमें तो इंसान बहुत ही ज्यादा अजीब दिखता है। मोमो कैप्टन सिंजी को चुप कराते हैं, कहती है कैप्टन कुरोसुची क्या आपके पास कोई अर्जेंट मैसेज है? इसी के साथ कैप्टन कुरोसुची कहते हैं कि ये मैसेज सारे के सारे ल्यूटिनेंट्स के लिए है। कैप्टन कुरोसुची कुछ बोले इससे पहले ही सीन इचिका पे शिफ्ट हो जाता है। इचिका अपने आप से कहती है तो टीचर को कुछ काम था जो कि वो करने लग गए, मैं इतनी मेहनत से वहां पर गई और उन्होंने मुझे वापस भगा दिया। इसी के साथ हम देखते हैं इचिका अपने घर पहुंच जाती है और यहाँ पर जाते के साथ वो कैप्टन कुरोसुची को देखती है। कैप्टन कुरोसुची को देखते के साथ इचिका कहती है ये तो कैप्टन कुरोसुची है, ये कितने ज्यादा कूल है। भाई साहब इस लड़की को कूल भी लग रहा है तो कौन बंदा? कैप्टन कुरोसुची। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं कि ये आज रात होने वाली कौनसो रेसे के लिए है, सारे ल्यूटिनेंट्स को वर्ल्ड ऑफ लिविंग में इकट्ठा होना है और आज रात होने वाली सेरेमनी के लिए एक प्री सेरेमनी करनी होगी जिसका नाम है जोगीमैन रेबाकू कैप्चर। इसी के साथ भाई लोगों सीन नानाओ पे शिफ्ट हो जाता है। नानाओ कहती है वो सही कह रहे हैं, अब ये करना होगा, इसीलिए अब मैं चलती हूँ। ओकी कीबा आप कैप्टन के साइड में रहना। ओकी कीबा कहता है ओके यस मैम। सीन सोइफोन पे शिफ्ट हो जाता है। सोइफोन ओमाइडा से कहती है कि जल्दी करो और तैयार रहो। ओमाइडा कहता है यस मैम। इसी के साथ भाई लोगों सीन शिफ्ट होता है कैप्टन ईबा के ऊपर, यानी कि अपने स्क्वाड 7 के कैप्टन। कैप्टन ईबा कहते हैं
हैं क्या तुम में से किसी ने आटाऊ को देखा। ये बंदे कहते हैं अच्छा लेफ्टिनेंट तो वहाँ पर जानवरों के साथ गार्डन में खेल रहे हैं। इसका मतलब गाइस आटाऊ नाम का बंदा स्क्वाड 7 का लेफ्टिनेंट है। कैप्टन ईबा उस साइड जाते हुए कहते हैं कि इतने इम्पोर्टेंट डे पे ये क्या कर रहा है। कैप्टन ईबा आटाऊ को आवाज लगाकर कहते हैं कि तुम्हारे लिए कैप्टन कुरोसुची का मैसेज है। आटाऊ कहता है ठीक है मैंने सुन लिया है। कैप्टन ईबा कहते हैं ठीक है अगर तुमने सुन लिया है तो। इसी के साथ भाई लोगों सीन शिफ्ट हो जाता है तुम्हारे टोशिरो और मेरी रानगीकू के ऊपर। टोशिरो कहता है लेकिन क्या उनका जाना जरूरी था इतनी बड़ी सेरेमनी होने के बावजूद सभी कंपनी बैरेक की सेटिंग करने के लिए। अपन सबको ही पहले से ही पता था कि ये सेरेमनी कब होने वाली है। रानगीकू कहती है मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि जो उराहरा है वो नई मर्चेंडाइज को डेवलप कर रहे हैं तो इस कारण से कैप्टन कुरोसुची के भी शायद पसीने छूट गए होंगे। इसी के साथ कैप्टन कुरोसुची की आवाज आती है। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक मामूली सा प्रोटोटाइप यूज कर रहा हूँ उसकी टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में ज्यादा सुपीरियर वाला। ये तो बस उसी का ही ट्रायल चल रहा है और तुम खुद ब खुद कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो इस बारे में। इसी के साथ हम देखते हैं कैप्टन कुरोसुची अपनी आंखों से लाइट बीम छोड़कर अटैक कर देते हैं और ये अटैक अपने सूहे को लगने वाला होता है। कैप्टन केंशे अपनी जगह पर बैठे बैठे रिलैक्स होकर कहते हैं कि ये क्या ही तो मजाक चल रहा है वो अटैक भी कर सकता है। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं और तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इन्वेंशंस को मर्चेंडाइज कहने की। सूहे चिल्ला चिल्ला कर बेचारा कहता है कि वो मैं नहीं था वो मैं नहीं था। भाई साहब रानगीकू ने कहा था बेचारा सूहे क्यों धरा रहा है। इसी के साथ सीन इचिका पे शिफ्ट हो जाता है जो कि सारी बातें सुन लेती है। वो कहती है तो ये काम था जो कि पापा और टीचर छुपा रहे थे कि ये लोग वर्ल्ड ऑफ लिविंग में जाने वाले हैं हैंग आउट करने के लिए। ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसी के साथ सीन काराकुरा टाउन में शिफ्ट हो जाता है और हम यहाँ पर रेंजी की आवाज सुनते हैं जो कि एक लेटर को पढ़ते हुए कहता है अच्छा अब सिर्फ सारे कैप्टन्स अटेंड कर सकते हैं। इस हिसाब से सारे के सारे वाइस कैप्टन्स को एक होलो को कैप्चर करना है। तभी भाई साहब हम यहाँ पर अपने इचिगो को देखते हैं। इचिगो कहता है ठीक है लेकिन क्या तुम सभी लोगों को इस तरीके से एक साथ यहाँ पर भेजने की जरूरत थी। भाई साहब रेंजी कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा ही है। हमारी परंपरा को लेकर किसी भी तरीके की कंप्लेन मत करना क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो यानी कि गाइस बाहरी आदमी। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। अपना भोला इचिगो कहता है कि ये तुम्हें क्या हो गया तुमने ही तो कहा था कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ और मुझे भी यहाँ पर होना चाहिए। रेंजी चिल्लाकर कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें सेरेमनी के लिए कहा था। पीछे से रानगीकू कहती है ठीक है अब कोई लड़ाई नहीं। जब तक अपन यहाँ का काम कंप्लीट नहीं करते तब तक वो वहाँ सेरेमनी का काम शुरू नहीं कर सकते। अपन लोग इसे फटाक से निपटाने वाले हैं इससे कि तुम जल्दी से सेरेमनी में जा पाओगे और हम लोग फटाक से पीने के लिए जा सकते हैं। इचिगो कहता है ये तो एकदम नई बात हो गई। रेंजी पूछता है क्या तुम भी आज पीने के लिए जाने वाले हो। इचिगो कहता है हाँ क्यों नहीं मैं भी तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ है ना। देख रहे हो गाइस सीखने की जरूरत है। बंदे का कहने का मतलब है ना वो ऐसी गंदी चीजों से दूर रहता है। रानगीकू कहती है कि इचिगो तुम्हारी जॉब क्या है एक बार फिर से बताना जरा। इचिगो कहता है कि मैं एक ट्रांसलेटर हूँ। रानगीकू कहती है वाओ कितने ज्यादा स्मार्टी हो तुम तो। रेंजी कहता है ओए अपन लोग इस तरीके से कभी साथ में नहीं आए हैं तो मैं तुम्हें एक नए बंदे से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इसका नाम रिंडो है और ये कैप्टन ईबा का लेफ्टिनेंट है। और गाइस रिंडो यानी कि आटाऊ ये शख्स बात नहीं कर सकता। क्या तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है। इचिगो कहता है कि नहीं मुझे नहीं आती सॉरी। रेंजी कहता है ये कह रहा है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है ये अपने लिप्स पढ़ सकता है ताकि ये अपन को समझ सके। इचिगो कहता है वाओ कितनी कूल बात है और ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ इसलिए इस तरह से हंसना बंद कर दो। रेंजी कुछ और बोलने वाला होता है लेकिन इससे पहले ही भाई साहब यहाँ पर किसी की एकदम ही धमाकेदार एंट्री हो जाती है। ये एक ब्लैक स्किन वाली कोई लड़की होती है और ये लड़की आते के साथ से कहती है सभी से मिलकर खुशी हुई। ये लड़की कहती है कि मैं स्क्वाड 8 की लेफ्टिनेंट हूँ मेरा नाम है यूयू यायाहारा। रेंजी इचिगो को बताता है सॉरी लेकिन इसे वर्ल्ड ऑफ लिविंग के मेकअप और फैशन से बहुत ही ज्यादा लगाव है। इचिगो बहुत ही ज्यादा शौक में कहता है लेकिन इस तरीके का फैशन तो हमारे वर्ल्ड ऑफ लिविंग में भी नहीं है। रेंजी कहता है ये जो लड़की है ये कैप्टन लीसा की लेफ्टिनेंट है। इचिगो कहता है ओ अच्छा। यूयू इचिगो से कहती है तुम तो इचिगो हो तुम तो वही हीरो हो वॉर वाले। क्या मैं सही हूँ है ना मैंने तुम्हारे बारे में सारी चर्चाएं सुनी है। क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ और चिंता मत करना मैं इसमें फिल्टर लगा दूंगी।
इचिगो कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ और ये फिल्टर वाली बात को भी रहने दो। ये लड़की कहती है मैं सेल्फी ले रही हूँ, कहो चीज। मुझे तुम्हारी लाइन कैप्टन से मिल चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सेंड कर दूंगी और तुम मुझे वापस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना। गाइस ये लाइन का मतलब इंस्टाग्राम जैसे किसी ऐप की आईडी से होगा। इचिगो कहता है बिल्कुल नहीं, और उसे मेरा अकाउंट कहाँ से मिल गया? गाइस उसे का मतलब लीसा से है। सोचने वाली बात है गाइस, लीसा को इचिगो का अकाउंट कहाँ से मिला? कुछ तो गड़बड़ है और ही मेरे को बताना पड़ेगा। यूयू कहती है कोई बात नहीं, मेरी मैच्योरिटी का मजाक बनाने जैसी कोई बात नहीं है, तो अगर तुम मुझे इग्नोर भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इचिगो कहता है ये और कर किसने दिया? सोल आईडी से भी मैसेज हो पाना। यूयू कहती है कि वो मिस्टर उराहरा होंगे। इचिगो कहता है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। इसी के साथ भाई लोगों हम यहाँ पर नीचे इचिगा को देखते हैं जो कि यहाँ पर छुपी होती है। इन लोगों के पीछे पीछे वो भी यहाँ पर आ जाती है। इचिगा कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई, वो भी बिना पकड़े हुए। मैं कुछ भी कर सकती हूँ अगर मैं अपना मन बना लेती हूँ तो। और इसी के साथ भाई लोगों यहाँ पर इचिगा कुछ सेंस करती है और हम देखते हैं इचिगो और रेंजी के पीछे कुछ एक अजीब सी चीज आ जाती है। ये चीज दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, किसी न किसी गेट की तरह। इचिगा उसे देखकर कहती है कि ये क्या है और किसी और ने इसे अभी तक नोटिस क्यों नहीं किया है। और भाई साहब वो गेट जैसी चीज कोई गेट नहीं है, वो किसी तरीके का होलो है और ये होलो इचिगो और रेंजी के ऊपर अटैक कर देता है। इचिका बहुत जोर से चिल्लाती है कि फादर। रेंजी कहता है इचिका तुम यहाँ पर, और गाइस रेंजी के इतना कहते ही उस होलो का रेंजी के ऊपर बहुत ही खतरनाक वाला अटैक हो जाता है और रेंजी यहाँ पर नीचे जाकर गिरता है बहुत ही गंदे तरीके से। वो होलो दूसरा अटैक इचिगो के ऊपर कर देता है, लेकिन इचिगो उसे देखकर उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। सुहे कहता है ये क्या है? एक होलो, लेकिन अभी तक उसे किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया। और भाई साहब हम देखते हैं बेचारे कोतेत्सु के ऊपर किसी का अटैक हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और यहाँ पर उसी होलो की तरह बहुत सारे और होलोस निकल आते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मतलब नॉर्मल होलोस से अलग दिख रहे हैं गाइस। ओमाइडा और सुहे अपने आप को तैयार करते हैं और हम नीचे रेंजी को देखते हैं। रेंजी और इचिका आपस में मिलते हैं। रेंजी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इचिका रोते रोते कहती है कि फादर आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इकाकू एक होलो को काटते हुए कहता है कि इनके पास तो कोई स्पिरिचुअल प्रेशर ही नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी होलोस नहीं है, हम लोग इनको एक साथ खत्म करने वाले हैं, इसलिए सभी के सभी फैल जाओ। पीछे से ओमाइडा कहता है लेकिन ट्रेडिशन के हिसाब से तो हमें एक होलो को जिंदा पकड़ना है। ये बंदा तेज आवाज में कहता है कि हमारे पास बहसबाजी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इन लोगों को खत्म करने के बाद अपन कोई और होलो पकड़ लेंगे। और इसी के साथ गाइस अपन रिंडो को देखते हैं जो कि अपनी सीकाई को एक्टिवेट कर लेता है। इस बंदे की सीकाई की ब्लेड आपस में एक दूसरे के साथ चेन से जुड़ी हुई है और भाई साहब इसकी सीकाई के अंदर से बहुत सारे बर्ड्स निकलते हैं और वो बर्ड्स एक होलो की बैंड बजा के रख देते हैं। इसी के साथ हम यूयू को देखते हैं जो कि भागते भागते अपने हाथों से बियर का जौ बना लेती है और अपने जौ से बाइट करके एक होलो की मुंडी को ही उड़ा देती है। पहले मुंडी को उड़ाती है, फिर नीचे से भी कुछ न कुछ उड़ा देती है। इसी के साथ भाई लोगों हम नीचे आकोन को खड़ा हुआ देखते हैं और शायद गाइस ये पहली बार होगी जबकि आकोन फाइट कर रहा है। आकोन अपने पास से किसी तरीके का लिक्विड यहाँ पर नीचे फैला देता है। जैसे ही एक होलो उसके ऊपर कदम रखता है आकोन गिनती गिनने लग जाता है 3 3 4 4 5 5 8 8 8 1 2 3 6 6। हाँ गाइस बेचारे की गिनती ऐसी ही है। आकोन आखिरी में एक साइन बनाकर कहता है मेल्ट, और भाई साहब ये होलो मेल्ट होने लग जाता है। लेकिन इतने में ही आकोन के ऊपर पीछे से एक दूसरा होलो अटैक कर देता है। एकदम से ही काटने पीटने की आवाज सुनाई देती है और कोई कहता है 7 टाइम्स, और भाई साहब वो होलो नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर आकर कोई खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं ये तो अपना लेफ्टिनेंट कीरा है। कीरा उस होलो की मुंडी उड़ा के रख देता है। आकोन कहता है तो ये तुम हो कीरा, क्या तुम अपनी आदत को खत्म करोगे अपने आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट करने की? कीरा कहता है मुझे ये पसंद है, एक एरिया को प्रोटेक्ट करना और एकदम आखिरी में एंट्री लेना। नीचे से रेंजी कहता है कि अच्छा हुआ, कोई आइडिया नहीं है कि ये होलोस कौन है, लेकिन अपन लोगों ने इन्हें संभाल लिया। रेंजी कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ और एक बार अपन घर पहुंच जाएंगे तब मैं तुमसे बात करूंगा इचिका। और भाई साहब जैसे ही रेंजी यहाँ से जंप करने वाला होता है जमीन के अंदर से बेड़िया निकल आती है और रेंजी के पैर को जकड़ लेती है और नीचे से आवाज आती है कि मैं बहुत ही ज्यादा अकेले छोड़ा हुआ फील कर रहा हूँ, बहुत जल्दी तुम्हें भी जाना चाहिए, रेंजी आबार आई। और भाई साहब हम देखते हैं यहाँ पर जमीन के अंदर से कोई बहुत ही ज्यादा अजीब शख्स बाहर आने लगता है। ये बंदा कहता है कि आज के खास दिन में तुम्हारा बहुत ही ज्यादा चेहरा देखना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। और भाई साहब रेंजी कहता है कि तुम तो, और इसी के साथ गाइस हम देखते हैं ये बंदा तो ज़ाइल एप्रो है। ज़ाइल एप्रो धीमी आवाज में कहता है क्या सिर्फ तुम? मैंने भले ही कहा
कि मैं तुम्हारा चेहरा देखने आया हूँ, लेकिन मैं तो बस मक्खन लगा रहा था। तो वो पतला सा क्विंसी भी यहाँ पर नहीं है और वो पागल साइंटिस्ट भी नहीं। क्या मैं थोड़ा सा कम खुले विचारों वाला व्यक्ति लगता हूँ? कह सकते हो मैं थोड़ा सा हूँ भी। रेंजी कहता है तुम इस तरीके के क्यों दिख रहे हो, क्या तुम मर चुके हो? ज़ायल एप्रो कहता है अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब ये, बिल्कुल सही, मैं हेल के अंदर पहुंच चुका हूँ। रेंजी शौक में कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ज़ायल कहता है कि हेल बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, तुम यहाँ पर अपनी होलो पावर को अलग कर सकते हो। जो मेरा होल है अब वो मेरी बॉडी के फ्लेश के साथ बंधा नहीं है। जो मेरी नफरत और पीड़ा ये दोनों है ये एकदम आंसुओं की तरह है जो कि मेरे ब्रेन के अंदर से ओवरफ्लो होती रहती है। ये सुन के रेंजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। ज़ायल कहता है कि ये तुम्हारे पास क्या है उधर? वो बेचारी चीज बहुत ही ज्यादा डरी हुई लग रही है। क्या हुआ, मुझे जवाब दो रेंजी आबाराई, मैंने पूछा कि वो क्या है? ज़ायल एप्रो बहुत ही तेज हंसते हुए कहता है ठीक है तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जो हेल के लोग होते हैं उन्हें सब कुछ ही पता होता है, वो सब कुछ ही देख सकते हैं। तो अब कैसा रहेगा कि मैं शुरुआत करूं तुम्हारी डॉटर को खत्म करके? रेंजी आबाराई। इसी के साथ भाई लोगों ज़ायल एप्रो अपनी बहुत सारी चेन्स से इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और रेंजी इचिका को लेकर यहाँ से जंप कर लेता है, लेकिन फिर भी वो चेन्स रेंजी के पैरों में ही घुस जाती है। रेंजी को बहुत दर्द होता है। इचिका चिल्लाए जा रही होती है फादर नहीं, लेकिन भाई साहब अपना इचिगो आता है और अपनी स्वाट से इन चेन्स को काट कर रेंजी को बचा लेता है। इचिगो कहता है रेंजी जाओ यहाँ से, इचिका को कहीं सेफ जगह पर लेके जाओ। नीचे से ज़ायल एप्रो कहता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, मुझे तुम्हें अभी मार के कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ इचिगो कुरोसाकी। इचिगो कहता है आखिरकार तुम हो कौन? इसी के साथ भाई लोगों सीन सोल सोसाइटी में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हम सारे कैप्टन्स को इकट्ठा देखते हैं कैप्टन उकिटाके की ग्रेव के सामने, और यहाँ पर आसमान में कुछ बबल्स टाइप का निकलकर बनकर यहाँ पर इन लोगों के सामने आने लग जाता है। सोइफोन उसे टच कर लेती है और कहती है कि ये क्या है, ये एयर में वापस एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो ये कोई रेसी नहीं है। और गाइस सोइफोन के इतना बोलते ही फटाक से हेड कैप्टन सुनस्यू सोइफोन के हाथ से उस बबल को हटा देते हैं। एक छोटा सा बबल कैप्टन सुनस्यू की स्वाट पर लग जाता है। कैप्टन सुनस्यू कहते हैं कि ये फोस्फोप्लाज्म है जो कि हेल से आया है। सोइफोन कहती है फोस्फोप्लाज्म, आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गया? और गाइस यहाँ पर मौजूद सारे के सारे कैप्टन्स के होश उड़े रहते हैं, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। हेड कैप्टन सुनस्यू कहते हैं कि एक बहुत ही पुरानी कहानी है, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात सुनकर तुम इसे मजाक में लेने वाले हो। बहुत ही ज्यादा समय पहले सोल सोसाइटी में ऐसा कहा जाता था, मैं खुद भी ऐसा ही सोचता हूँ कि यहाँ पर किसी तरीके की स्पिरिट क्लासेस मौजूद है। भाई लोग स्पिरिट क्लास का मतलब सोल क्लास है और सोल क्लास का मतलब लेवल, कि किसका लेवल कितना है। हेड कैप्टन सुनस्यू बताते हैं कि स्पिरिट क्लास पहले के टाइम का एक स्केल है जिसे कि अपने पूर्वज इस्तेमाल करते थे। ये रेसी के अंदर स्पिरिचुअल प्रेशर की डेंसिटी को इंडिकेट करता है। जो नॉर्मल सोल रिपर्स होते हैं उनके पास 20वीं क्लास का रेसी होता है, और जो ल्यूटिनेंट्स होते हैं यानी कि वाइस कैप्टन्स, उनके पास 4 से लगाकर 5 तक की क्लास का रेसी होता है, और 3 से ऊपर वाला रेसी क्लास कैप्टन्स का होता है। जो सोल रिपर्स की बॉडी होती है वो रेसी से मिलकर बनी होती है। जब भी सोल रिपर्स मर जाते हैं तो उनकी रेसी वापिस सोल सोसाइटी की सोल में मिल जाती है, लेकिन जिन भी किसी का स्पिरिचुअल प्रेशर 3rd क्लास से ऊपर होता है तो उनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे कि वो आसानी से बिना किसी बाधा के वापस रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं। जो ये वाली कौनसो रेसे सेरेमनी है, इससे उसी रेसी को वापस लाया जा सकता है। सोल सोसाइटी की एकेडमी में अभी तक सिर्फ अपन ने इतना ही सीखा है, और अब जो अगला पार्ट में तुम्हें बताने वाला हूँ ये पुरानी किस्से कहानियां है। असलियत में ऐसा है कि जो 3rd क्लास से ऊपर का रेसी होता है वो कभी भी सोल सोसाइटी की सोल में वापस रिटर्न नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अपन जो करते हैं, अपन लोग इतने ज्यादा पावरफुल रेसी को ऐसे ही सोल सोसाइटी में हमेशा हमेशा के लिए खुला नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए जो कौनसो रेसे सेरेमनी है इसके पीछे एक और मतलब छुपा होता है। इस सेरेमनी से जो मरे हुए कैप्टन्स है उन्हें हेल में डाल दिया जाता है। भाई साहब मतलब ये सीन है, जो कैप्टन्स और कैप्टन लेवल के ऊपर वाले बंदे होते हैं उन्हें हेल में डाल दिया जाता है। भाई साहब मतलब बेचारों की किस्मत कितनी ज्यादा खराब है कि वो वापस रेसी के फॉर्म में सोल सोसाइटी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाते हैं। गाइस ये तो बेचारे कैप्टन्स उनके साथ बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। और इसी के साथ गाइस सीन शिफ्ट होता है ज़ायल एप्रो वर्सेस इचिगो। यहाँ पर ज़ायल एप्रो भी इचिगो को बता देता है कि किस तरीके से कैप्टन्स हेल के अंदर चले जाते हैं या फिर उन्हें डाल दिया जाता है। इचिगो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? ज़ायल एप्रो कहता है कि मैं वही कह रहा हूँ
जो कि सच्चाई है। लेकिन इचिगो कुरोसाकी तुम घबराओ मत, मुझे अच्छे से पता है कि तुम इस चीज के बारे में पहले से ही जानते हो कि पावर्स की कुछ न कुछ तो कीमत होती है। जो भी सोल्स अपना हक खो देती है वापिस लौट जाने का अपनी खुद की मिली हुई पावर्स के कारण, वो सोल्स मुक्ति के नाम पर हेल में डाल दी जाती है। यही अच्छाई है तुम अच्छे दिलों के काइंड हार्टेड सोल रीपर्स की, जिन्हें कि ये पता ही नहीं होता कि उनके खुद के ही साथ ही हेल में पटके जा रहे हैं, और वो भी उनके खुद के ही हाथों से। सीन रुकिया पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि हेड कैप्टन सुनसियू का कॉलर पकड़कर कहती है, क्या सचमुच में कैप्टन सुनसियू, क्या अपन लोग सचमुच में ऐसा? हेड कैप्टन सुनसियू कहते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, और मैं खुद भी इसे अभी ही रियलाइज कर रहा हूँ। जाय लेप्रो इचिगो से कहता है कि तुम्हें अभी भी मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है ना? जो मेरा अपीयरेंस है इस टाइम पर तुम्हारे सामने, ये इसी बात का सबूत है। जो बैलेंस है वो तबाह हो चुका है। जो सबसे ताकतवर स्पिरिचुअल प्रेशर्स थे जो कि हेल के मुंह को बंद करके रखते थे। गाइस जाय लेप्रो स्पेशली दो लोगों के नाम लेता है, एक तो सोस्के आइजन और दूसरा युहाबाहा, जो कि अब दोनों ही गायब हो चुके हैं जब से तुम लोगों ने पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर वालों को हेल के अंदर भेजा है, एक के बाद एक करके। तो इससे जो हेल का मुंह है वो दूसरी साइड से खुल के चौड़ा हो चुका है। आखिर में जाय लेप्रो कहता है कि 13 कोड गार्ड स्क्वाड के फाउंडर हेड कैप्टन यामामोटो और डेड स्वाड उनाहाना रेत्सु, और आज भाई साहब जैसे ही जाय लेप्रो इतना कहता है उसके अंदर पीछे से एक बहुत ही ज्यादा भयंकर और बड़ी स्वाड आकर घुस जाती है। ये देख के इचिगो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। जाय लेप्रो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पहले के कामेका के गॉड जुशिरो उकिटाके। गाइस जाय लेप्रो इन तीनों के नाम आखिर में इसलिए लेता है क्योंकि ये तीनों मेन व्यक्ति है जिनके स्पिरिचुअल प्रेशर से बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ा है इनबैलेंस के कारण। लेकिन इन लोगों के हेल में होने के बावजूद युहाबाहा और आइजन दो लोग इतने कैपेबल थे कि वो बैलेंस को मेंटेन करके रख रहे थे। लेकिन अब युहाबाहा मारा जा चुका है और आइजन भी कहीं पर गायब हो गया है, पता नहीं कहां पर। इस कारण से अब जो इनबैलेंस है वो क्रिएट हो चुका है। गाइस एक और इम्पोर्टेंट डिटेल की बात, मतलब जब से युहाबाहा मरा है यानी कि लगभग 10 साल से, तब से लगाकर अब तक भाई साहब वो आइजन अकेला था जो कि हेल के डोर्स को बंद करके रख रहा था। मतलब कि गाइस उस अकेले बंदे के स्पिरिचुअल प्रेशर के कारण सोल सोसाइटी और हेल के बीच में बैलेंस मेंटेन था। और गाइस अब जो है वो आइजन कहीं पर गायब हो चुका है और मेरे को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो बंदा कहाँ चला गया है। भाई साहब मतलब लॉर्ड आइजन ने जराक इधर से उधर कदम क्या रख दिया, इन लोगों के सबके ही लग गई लंका इन लोगों की। गाइस बड़ा ही शौक आ रहा था आइजन को मुकियन के अंदर डालने का, अब शौक ही निकल जाएगा। गाइस जाय लेप्रो के मुंह से लास्ट में कैप्टन उकिटाके का नाम सुनकर इचिगो कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो, अभी तो सेरेमनी हुई ही नहीं है। जाय लेप्रो कहता है, हो चुकी है, अभी इसी वक्त यहाँ पर तुम लोगों ने हेल के दानवों को मारा है, तुम लोगों ने जुशिरो उकिटाके की आंखों के सामने लड़ाई की है, और अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम इसके बारे में आराम से सोच सकते हो। हेल हमेशा से ही तुम्हारे बिल्कुल साइड में ही था। मुझे इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुमने हेल को नोटिस नहीं किया। क्या तुमने ये कभी जानने की कोशिश नहीं की कि जो बटरफ्लाई से जो कि सोल रीपर्स को गाइड करती है उनके नाम के अंदर हेल क्यों आता है? जाय लेप्रो के इतना बोलते ही गाइस हम देखते हैं ये हेल का गेट बंद हो जाता है और जाय लेप्रो उसके अंदर चला जाता है। और भाई साहब इसी के साथ मेरा तो दिमाग ही पूरी तरीके से चकराने लग गया है। भाई साहब क्या ही तो भयंकर आर्क है, लिटरली इसके अगले एपिसोड या फिर अगले चैप्टर वगैरह में तो मजा ही आ जाएगा। गाइस मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसका अगला चैप्टर है भी कि नहीं है। मेरे को तो लगता है गाइस अभी तक आया ही नहीं है। पता नहीं गाइस मैं से कब तक एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसके अगले पार्ट को। गाइस इस वाले वीडियो के लिए आप सभी को कमेंट करना है कि आपको आज का वीडियो और आज का आर्क ये दोनों ही कैसे लगे। गाइस पिछला कमेंट टारगेट मैंने 80 कमेंट्स का रखा था, जिसके ऊपर एक भाई ने रिप्लाई देते हुए कहा कि भाई ज्यादा रखा करो कमेंट टारगेट, ये तो 1-2 घंटे में ही टूट जाता है। हाँ गाइस भाई का कहना बिल्कुल ही सही है, मैंने नोटिस किया कि सचमुच में ही 1-आधे घंटे में ही कमेंट टारगेट टूट जाता था। तो भाई लोग इसी बात पर इस वाले वीडियो का कमेंट टारगेट है 1800 कमेंट्स। हाँ गाइज मेरे को पता है सुनने में थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसे एक दिन में नहीं करना है। मेरे को लगता है आने वाले अगले 6 महीने से लगाकर 1 साल के टाइम के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी भाई लोगों ने पुराने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं उन सभी को दिल से शुक्रिया, और कमेंट करके बता देना कि अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए, किस एनीमे या फिर आर्क के ऊपर, और अपना सपोर्ट हमेशा हमेशा अपने भाई के ऊपर बनाए रखना। धन्यवाद। इसी के साथ भाई लोगों ये है इस वाले वीडियो का एंड, मिलते हैं बहुत ही जल्दी
अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी भाई लोगों को बाय बाय।